हेलो स्टोरी लवर्स। दोस्तों, आप जानते हो एक इंसान को इतना कंट्रोल किया जा सकता है कि अगर उसे सिर्फ इतना कह दिया जाए कि पकड़े रहो, तो जो विक्टिम है चाहकर भी उसे नहीं छोड़ सकता जिस चीज को उसने पकड़ रखा है। इसे कहते हैं हिप्नोटिज्म। इन्हीं सब के अराउंड घूमती है हमारी आज की कहानी हिप्नोटिक। एंड्रिया बोवेन अपने ऑफिस से डिटेक्टिव रोलिंस को कॉल करती है, जो कि वो उठा नहीं पाता। वो बहुत डरी हुई है, उसे लग रहा है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो लिफ्ट में जाती है। एंड्रिया को बंद स्पेस में बहुत ज्यादा डर लगता है। उस टाइम उसे किसी अननोन नंबर से कॉल आता है। एंड्रिया को लगता है कि डिटेक्टिव का फोन है। वो उसे उठाती है। वहां से आवाज आती है कि इसी तरह तो दुनिया खत्म होती है एंड्रिया, और कॉल कट। तभी वो देखती है कि लिफ्ट की दो साइड उसकी तरफ बढ़ रही है। वो उन साइड को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाती और मर जाती है। अगले सीन में हम जैन को देखते हैं, जो अपनी फ्रेंड जीना के नए घर की खुशी में जो पार्टी है उसमें आती है। लेकिन जीना उसे सॉरी बोलती है क्योंकि ब्रायन भी पार्टी में आया हुआ है। जैन और ब्रायन के रिलेशन थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो चुके हैं, इसलिए वो दोनों एक दूसरे को फेस नहीं करते। इस कॉम्प्लिकेशन का रीजन आपको अभी कुछ देर में पता चलेगा। जीना के हस्बैंड स्कॉट को लगा कि जैन नहीं आने वाली है, इसलिए उसने ब्रायन को इन्वाइट कर लिया। लेकिन जैन पार्टी में चली जाती है, जहां पर जीना उसे अपने थेरेपिस्ट डॉक्टर कॉलिन से मिलवाती है, जिनके ट्रीटमेंट के बाद से जीना को अपनी लाइफ में काफी पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिला है। जीना जैन को भी डॉक्टर कॉलिन की थेरेपी के लिए बोलती है। सब एक साथ टेबल पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं, तभी जैन ब्रायन को कुछ खाने से रोक देती है। वो कहती है कि इसमें तिल है। असल में दोस्तों, ब्रायन को तिल खाने से एलर्जी है, और अगर वो तिल खा लेता तो हो सकता है कि उसकी जान भी जा सकती थी। और काफ़ी रिसर्च करने के बाद मैंने इस बीमारी का नाम भी ढूंढ निकाला है, एनाफाइलैक्सिस। ब्रायन अपना इंजेक्शन टेबल पर रख देता है, ताकि अगर ऐसी सिचुएशन फिर से क्रिएट हुई तो उसके दोस्त उसे बचा सके। डॉक्टर कॉलिन अपना कॉन्टैक्ट नंबर जैन को देते हैं, ताकि वो अगर थेरेपी करवाना चाहे तो वो उसके पास आ सकती है। पार्टी ओवर होती है। जैन टैक्सी का वेट कर रही होती है। ब्रायन उसे थैंक यू बोलता है उसकी जान बचाने के लिए। फिर कुछ देर उसके बीच कन्वर्सेशन होती है, जहां से हमें इनके कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन का रीजन पता चलता है। असल में दोस्तों, इन दोनों की सगाई हो चुकी थी और जैन प्रेग्नेंट थी। अनफॉर्चुनेटली 6 महीने की प्रेगनेंसी के बाद उसका मिसकैरेज हो गया है, जिसके बाद से ही जैन और ब्रायन दोनों अलग हो गए। इन सब के बाद से ही जैन अपनी लाइफ में थोड़ी डिस्टर्ब और दुखी रहने लग रही है। नेक्स्ट डे जीना जैन को अगेन सजेस्ट करती है, तेरे पास जॉब नहीं है, तू अकेली है, तू अपनी लाइफ में खुश नहीं है, तुझे एक बार डॉक्टर कॉलिन से थेरेपी लेनी चाहिए। ज्यादा इंसिस्ट करने के कारण जैन थेरेपी के लिए रेडी हो जाती है और वो डॉक्टर कॉलिन के ऑफिस जाती है, जहाँ कुछ देर के इंतजार के बाद जैन डॉक्टर कॉलिन से मिलती है। कॉलिन उसका वेलकम करता है, देन अपनी कन्वर्सेशन स्टार्ट करता है। कॉलिन जैन से ब्रायन और उसके बारे में पूछता है। जैन अपनी सगाई और मिसकैरेज वाली बात कॉलिन को बताती है। इसके साथ ही कहती है उसका किसी काम को करने में बिल्कुल मन नहीं करता। कॉलिन उसे हिप्नोथेरेपी के बारे में बताता है कि जिसे भी कभी गहरा सदमा लगा हो, ये थेरेपी उसके लिए काफी कारगर है, क्योंकि ये तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को तुम्हारे कंट्रोल में लाता है। जैन कॉलिन के कहने पर इस थेरेपी के लिए रेडी हो जाती है और कॉलिन अपना प्रोसेस स्टार्ट करता है और जैन सो जाती है। कुछ टाइम बाद उसकी आंखें खुलती है। जैन को याद नहीं आता कि पिछले 1 घंटे में उसके साथ क्या हुआ है, लेकिन इस तरह जैन की कॉलिन के साथ पहली मीटिंग ओवर होती है। 3 महीने बाद हम देख सकते हैं कि जैन की लाइफ में चेंजिंग हुई है। वो खुश है, उसकी जॉब लग चुकी है, वो ब्रायन को भूलने की कोशिश भी कर रही है। कुछ दिनों बाद जैन जीना के साथ योगा कर रही होती है। जीना जैन को बताती है कि कॉलिन ने उसे कभी हिप्नोथेरेपी नहीं दी, उसे भी अपने कीड़े के डर को दूर भगाना है। एक दिन जैन को मॉल में कॉलिन दिख जाता है। वो उससे पूछता है कि उसने 2-3 हफ्ते से थेरेपी नहीं ली है। जैन उसे अपने ना आने की वजह बताती है कि उसे जॉब मिल चुकी है, इसलिए वो थेरेपी के लिए अब टाइम नहीं निकाल पा रही है। जॉब की सुनकर कॉलिन खुश होता है। देन वो दोनों साथ में कॉफी पीते हैं। जैन कहती है कि आप अपने क्लाइंट के साथ पार्टीज में जाते हैं, उनके साथ कॉफी पीते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन कभी आपने अपने बारे में कुछ बताया नहीं। कॉलिन कहता है कि बताने के लिए कुछ ज्यादा है ही नहीं। 46 का हूँ, मैंने शादी करी थी जिससे मैं बहुत प्यार करता था, लेकिन वो गुजर गई, बस इतना ही है मेरे बारे में। इसके बाद कॉलिन जैन से ब्रायन के साथ सब कैसा चल रहा है जैसे सवाल पूछता है। जैन कहती है कि मुझे पता नहीं कि क्या करना चाहिए, इसलिए मैं उसे अभी अवॉइड कर रही हूँ। कॉलिन उसे सजेस्ट करता है कि तुम ब्रायन को डिनर पर बुलाओ और उसे सब बताओ जो तुम उसके लिए फील करती हो। इससे तुम्हारा मन हल्का होगा और यही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होगा। वो इवनिंग में ब्रायन को कॉल कर डिनर पर इनवाइट करती है। ब्रायन से बात करने के बाद उसे एक अननोन नंबर से कॉल आता है और सीन कट।
नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जैन डिनर टेबल पर बैठी है और ऐसा लगता है दोस्तों जैसे अभी वो होश में आई है। जैन देखती है कि ब्रायन उसके किचन में बेहोश जमीन पर गिरा हुआ है। जैन तुरंत उसे इंजेक्शन देती है जो ब्रायन अक्सर अपने पास रखता है। इसके बाद उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। असल में दोस्तों उस रात ब्रायन के खाने में तिल था। नेक्स्ट मॉर्निंग जैन सोचती है कि क्यों उसे अननोन कॉल के बाद लास्ट नाइट का कुछ भी याद नहीं आ रहा। तभी जीना उसे कहती है कि तुम इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, ये एक्सीडेंट था, बल्कि तुमने तो मेरे घर पर उसकी इसी चीज से एक बार जान बचाई थी। कुछ दिन बाद जैन अपने किचन में एक स्टोर का बिल देखती है। ये बिल उस रात का है जिस दिन ब्रायन के साथ वो एक्सीडेंट हुआ। उस बिल में वो देखती है कि उस रात उसने खुद तिल का तेल खरीदा है। तभी उसे याद आता है कि वो अननोन कॉल कॉलिन का था जिसने उसे मोबाइल पर ही हिप्नोटाइज कर दिया। उसके बाद जो भी काम उसने करे वो सब कॉलिन के अकॉर्डिंग हो रहे थे, तिल का तेल लेने से लेकर उसे खाने में मिलाने तक। और उसी खाने को ब्रायन ने खाया जिस कारण वो हॉस्पिटलाइज्ड हो चुका है। वो तुरंत कॉलिन के बारे में रिसर्च करती है जहाँ से उसे पता चलता है कि कॉलिन का नाम पहले कई मर्डर केस में आ चुका है, लेकिन सबूत न मिलने के कारण वो हर बार बचता चला आया है, जिसमें से एक केस एंड्रयू बोवन का भी है जिनसे आप सभी मूवी के स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस हो चुके हो। इसके अलावा वो देखती है कि हिप्नोसिस के थ्रू पहले भी बहुत क्राइम और सुसाइड तक कमिट किए जा चुके हैं और विक्टिम का पता तक नहीं चला उसके हाथ से किस तरह का काम किया जा चुका है। जैसे कि जैन को नहीं पता चला कि जाने अनजाने में ही सही उसने ब्रायन की जान लेने की कोशिश करी है। नेक्स्ट डे वो सारी बात जीना को बताती है। पहले तो वो जैन पर विश्वास नहीं करती, लेकिन जैन के स्टोर की बिल को दिखाने पर वो जैन के साथ पुलिस स्टेशन जाती है जहां उन दोनों की मुलाकात डिटेक्टिव वेड रोलिंस से होती है। वो दोनों रोलिंस से एंड्रयू बोवेन के केस के बारे में पूछते हैं और अभी पिछले 3-4 महीने से जो भी उनके साथ हो रहा है जैन रोलिंस को सब कुछ बता देती है। ये सब बातें सुनकर रोलिंस जैन से पूछता है कि कहीं आप कॉलिन से हिप्नोथेरेपी तो नहीं ले रहे हैं। इसके बाद वो उन दोनों को एंड्रयू की कुछ फोटोज और एक सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिसमें एंड्रयू लिफ्ट में है और एक कॉल आने के बाद वो अचानक डरने लग जाती है। इससे उसका ब्लड प्रेशर हाई होता है, दिल की धड़कनें बढ़ती हैं और वो हार्ट अटैक से मर जाती है। टेक्निकली एंड्रयू की डेथ हार्ट अटैक से हुई है, लेकिन उसने लिफ्ट में ऐसा कुछ देखा जिस कारण वो बहुत डर गई और यही डर उसकी मौत की वजह बना। असल में दोस्तों हमने स्टार्टिंग में जो सीन देखा उसमें लिफ्ट की साइड एंड्रयू की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन रियल में वो बस एक वहम था। या ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसा सिनेरियो था जिसको एंड्रयू का दिमाग ने क्रिएट करा था और वो इस चीज को इतना सच मान बैठी कि उसके इस बिहेवियर से उसकी डेथ हो गई। और इन सब का कारण है हिप्नोथेरेपी जो वो कॉलिन से ले रही थी और लिफ्ट में वो अननोन नंबर कॉलिन का ही था। कॉलिन ने एक लाइन बोली थी, इसी तरह तो दुनिया खत्म होती है एंड्रयू। ये लाइन सुनते ही एंड्रयू का ब्रेन ट्रिगर हुआ और उसका सबसे बड़ा डर क्लोज स्पेस उस पर हावी हो गया। कॉलिन से मिलने के बाद वो दोनों डिसाइड करते हैं कि अब वो डॉक्टर कॉलिन से दूर ही रहेंगे। लेकिन जैन फिर से डॉक्टर कॉलिन के ऑफिस जाती है, लेकिन इस बार वो अपने फोन की ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर लेती है ताकि हिप्नोटाइज के वक्त कॉलिन क्या बोलता है वो पता लगाया जा सके। कॉलिन से मिलने के बाद जैन जब वो रिकॉर्डिंग सुनती है तो उसे शॉक लगता है क्योंकि कॉलिन ने जैन के एंटर होने के बाद उसे हिप्नोटाइज किया और उससे ये क्वेश्चन पूछ लिया कि वो आज अचानक उससे क्यों मिलने आई है और जैन ने उसे सब सच बता दिया। रिकॉर्डिंग वाली बात, डिटेक्टिव से मिलने वाली बात और ये सब जीना को भी पता है, ये वाली बात भी जैन ने कॉलिन को बता दी। रिकॉर्डिंग सुनने के तुरंत बाद वो जीना को वार्न करने के लिए फोन करती है कि अब कॉलिन को सब कुछ पता चल चुका है, वो अब घर से बाहर ना निकले। लेकिन उस टाइम जीना कार ड्राइव कर रही होती है और उसका हस्बैंड स्कॉट उसके साथ ही है। जैन उसे तुरंत वापस घर जाने को बोलती है, लेकिन सिग्नल ड्रॉप होने के कारण वो ये बात सुन नहीं पाती जब तक जीना के पास एक अननोन नंबर से कॉल आता है। और दोस्तों वो अननोन कॉल कॉलिन का है जो जीना के माइंड को भी वही बात कहकर ट्रिगर कर देता है, इसी तरह तो दुनिया खत्म होती है जीना। ये लाइन सुनकर जीना को एक कीड़ा अपने पास नजर आता है जो उसके मुंह की तरफ बढ़ रहा है और वो बहुत डर जाती है। स्कॉट देखता है अचानक जीना को क्या हो गया। जीना इतनी बुरी तरह डर जाती है कि वो ड्राइविंग पर ध्यान नहीं दे पाती, जिस वजह से उन दोनों का एक ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो जाता है और दोस्तों वो दोनों मर जाते हैं। जैन ये देखकर काफी दुखी होती है कि कहीं ना कहीं उसकी वजह से जीना और स्कॉट की जान गई है। डिटेक्टिव रॉलिंस डॉक्टर कॉलिन के ऑफिस जाता है। रॉलिंस उसे बताता है कि तुम्हारी एक पेशेंट जीना और उसके पति का आज कार एक्सीडेंट हो गया। कॉलिन ये सुनकर इस तरह बिहेव करता है कि जैसे उसे बहुत बड़ा दुख है इस एक्सीडेंट का।
रॉलिंस कहता है कि मैंने आपके कुछ पुराने पेशेंट्स की फाइल देखी है जिसमें मुझे एक चीज कॉमन लगी, पता है क्या? आज तक आपके जिन भी पेशेंट की एक्सीडेंटली डेथ हुई है वो सब एक जैसी दिखती थी, और आप सब पर हिप्नोथेरेपी का यूज नहीं करते, आपने बस इन्हीं लोगों पर हिप्नोथेरेपी का इस्तेमाल करा था। ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। दोस्तों, एक तरह से रॉलिंस कॉलिन को वार्न करता है कि तुम अब फंसने वाले हो, और अपनी बात पूरी करके वहां से चला जाता है। कॉलिन समझ चुका है कि डिटेक्टिव अब उसके लिए खतरा है, इसलिए वो अपने एक पेशेंट को हिप्नोटाइज करके उसे मारने के लिए भेज देता है। काफी देर की डिफेंसिव फाइट के बाद रॉलिंस बड़ी मुश्किल से उस लड़की से बच पाता है जो उसे मारने के लिए यहाँ आई थी, लेकिन रॉलिंस भी बुरी तरह घायल हो जाता है, जिस वजह से उसे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। जैन रॉलिंस से मिलने जाती है। वो उससे पूछती है कि क्यों ना तुम मुझे किसी और हिप्नोथेरेपिस्ट के पास भेजो जो मुझे हिप्नोटाइज कर ये पता लगा सके कि कॉलिन मुझे हिप्नोटाइज करने के बाद क्या बात करता था। इससे हमें उसके खिलाफ सबूत मिल सकता है। रॉलिंस इसके लिए मान जाता है और इस तरह जैन दूसरे हिप्नोथेरेपिस्ट के पास जाती है और उन्हें वो रिकॉर्डिंग सुनाती है जो कॉलिन के ऑफिस में उसने रिकॉर्ड करी थी। थेरेपिस्ट हिप्नोसिस के प्रोसेस को स्टार्ट करती है और जैन से कॉलिन ने अपने हिप्नोसिस सेशन में क्या क्या कहा वो पूछती है, और सडनली जैन को कुछ होने लगता है। वो सपने में अपने आप को कहीं शहर से दूर देखती है जहाँ एक बहुत बड़ा घर है, और वो देखती है कि कॉलिन किसी लड़की को उसके हाथ में ब्रेसलेट पहना रहा है। और दोस्तों, वो लड़की दिखने में जैन जैसी लग रही है। अचानक वो होश में आ जाती है। थेरेपिस्ट भी जैन की इस हालत को देखकर बहुत डर जाती है। वो जैन को बताती है कि कॉलिन ने तुम्हारे माइंड में कुछ सजेशंस डाल रखे हैं, जिसकी वजह से हम ये पता नहीं लगा सकते कि वो हिप्नोसिस के दौरान तुम्हारे साथ क्या बातें करता था। दोस्तों, इस टर्म में सजेशन का मतलब है कि अगर कोई एक लाइन विक्टिम को सुनाई दे तो उस थेरेपिस्ट ने जो सिनेरियो विक्टिम के माइंड में सेट किया है, विक्टिम उसी सिनेरियो के अकॉर्डिंग एक्ट करता है। जैसे कि आप एंड्रयू बोवन और जीना के साथ देख चुके हो। जब भी वो एक ट्रिगर लाइन बोलता है तो विक्टिम का माइंड उसका सबसे बड़ा डर उसी के सामने ला देता है। इसी तरह का कुछ सजेशन जैन के माइंड में भी कॉलिन ने सेट किया हुआ है ताकि कोई भी उनकी मीटिंग की बात पता ना कर पाए। जैन वो एड्रेस एक पेपर पर लिखती है जो उसे सपने में दिखा था। थेरेपिस्ट जैन को कहती है कि मैं कॉलिन के सजेशंस नहीं हटा सकती, लेकिन अपना एक सजेशन तुम्हारे माइंड में डाल सकती हूँ ताकि जब भी वो तुम्हें हिप्नोटाइज करे तुम उसके हिप्नोसिस से बाहर निकल सको। जैन इसके लिए रेडी हो जाती है। अब वो ये आखिरी बार करने वाली है। वो सपने वाली जगह की लोकेशन का पता लगाती है और वहां जाती है। जैन उस बड़े से घर में एंटर होती है। उसे वहां कोई नहीं दिखता, लेकिन एक वॉल पर उसे फोटो दिखती है जिसमें कॉलिन दिखने में उसकी जैसी ही एक लड़की के साथ है। तभी अचानक कॉलिन जैन के पीछे आता है और कहता है कि ये मेरी वाइफ है, बिल्कुल तुम्हारे जैसी दिखती है ना। इससे पहले जैन उससे कुछ पूछ पाती वो उसे सुला देता है। बाकी दोस्तों, अब आप सब कुछ समझ गए होंगे कि क्यों कॉलिन जैन को या उस जैसी दिखने वाली लड़कियों को ही हिप्नोटाइज कर रहा था। जैन को जब होश आता है तो वो अपने आप को कॉलिन के ऑफिस में पाती है। वो तुरंत डिटेक्टिव को फोन कर अपनी लोकेशन बता देती है। रॉलिंस भी अपनी पूरी टीम को कॉलिन के ऑफिस में भेज देता है उसे गिरफ्तार करने के लिए। तभी कॉलिन ऑफिस में आता है और अपने सारे नेक इरादे बताना शुरू करता है कि उसे पहले भी अपनी वाइफ जैसी लड़कियां मिली हैं, लेकिन उन सब में कुछ न कुछ कमी थी जिसमें एंड्रयू बोवन भी शामिल है, इसलिए कॉलिन ने उन सबको मार दिया। लेकिन जब कॉलिन ने जैन को जीना की पार्टी में पहली बार देखा तो उसने ठान लिया कि वो जैन को ही अपनी वाइफ बनाएगा, और हर हिप्नोसिस सेशन में वो अपनी वाइफ से जुड़ी कुछ यादें जैन के माइंड में डालता रहता था। और अब वो टाइम आ चुका है जब जैन सिर्फ वही याद रख पाएगी जो कॉलिन चाहेगा, और इस तरह वो अपनी वाइफ को जो मर चुकी है यादों के सहारे ही उसे दोबारा पा लेगा। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक ट्विस्ट भी है। असल में जैन कॉलिन के ऑफिस में नहीं है, वो अभी भी हिप्नोटाइज्ड है और उसने डिटेक्टिव रॉलिंस को भी डॉक्टर कॉलिन की गलत लोकेशन बता दी है। जैसे ही कॉलिन जैन को कहता है कि अब तुम नींद से उठ सकती हो, जैन देखती है कि वो कॉलिन के घर में एक रेड ड्रेस में है जो कॉलिन की वाइफ की ड्रेस है, और वहाँ रॉलिंस की टीम ऑफिस में पहुंचती है जहाँ उन सबको कुछ नहीं मिलता। डिटेक्टिव कैसे भी करके कॉलिन के घर की लोकेशन का पता कर ही लेता है और वो जल्द से जल्द वहां जाता है। और जैसे ही रॉलिंस घर में एंटर होता है कॉलिन को पता चल जाता है और वो जैन के हाथ को बेड पर पकड़वा कर उसे मारने के लिए चला जाता है। दोस्तों, जैन के माइंड पर अब कॉलिन का कंट्रोल है। वो जैसे ही बोलेगा वैसे ही जैन की बॉडी एक्ट करेगी। यहाँ कॉरिडोर में कॉलिन डिटेक्टिव पर पीछे से अटैक करता है
और कुछ देर तक उनके बीच फाइट होती है। उस टाइम के दौरान जैन अपने माइंड पर पूरी तरह कंट्रोल करती है और वो चीज छोड़ देती है जो उसने पकड़ रखी थी। वो तुरंत रॉलिंस के पास जाती है जो उससे जमीन पर गिरी हुई गन को मांगता है और इतने में कॉलिन उसे फिर से सुला देता है। लेकिन जैन इस बार अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करती है और उनिंदी हालत में ही फायर कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जैन सोफे पर है और वो होश में आती है। उसके पास डिटेक्टिव रॉलिंस है। वो उसे कहता है कि सब खत्म, वो मर चुका है, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा मेरी जान। और दोस्तों ये वर्ड अक्सर कॉलिन यूज करता था जैन के लिए जब वो हिप्नोसिस में रहती थी। इसलिए उस थेरेपिस्ट ने जो सजेशन जैन के माइंड में डाला था वो यही 2 वर्ड्स थे, मेरी जान, ताकि इसे सुनते ही जैन हर तरह के हिप्नोसिस से बाहर आ जाए। और दोस्तों होता भी यही है। वो जब हिप्नोसिस से बाहर आती है तो देखती है कि कॉलिन उसके पास बैठा है और वो उसे धक्का देकर बाहर की तरफ भागती है और वो देखती है कि रॉलिंस वहीं पर है और उसके कंधे पर गोली लगी हुई है, जो दोस्तों आपको पता ही है कि किसने मारी है। तभी कॉलिन वहां आता है। इससे पहले कि वो कुछ भी बोले जैन उसे गोली मार देती है और वो मर जाता है। एट द एंड ऑफ मूवी हम देखते हैं कि जैन ब्रायन के पास है जो उसके ठीक होने का इंतजार कर रही है और वो डिटेक्टिव रॉलिंस को भी थैंक यू बोलती है हर चीज के लिए। रॉलिंस भी उसे एक गिफ्ट देता है जिसको जैन स्टेशन के बाहर जाकर देखती है। दोस्तों वो एक सीडी है सेल्फ हिप्नोसिस की, ताकि जैन को फिर किसी थेरेपिस्ट की जरूरत ना पड़े अपने मन को शांत करने के लिए। सो दोस्तों इस तरह आज की कहानी हमारी खत्म होती है। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। आप कमेंट कर सकते हैं जिसमें मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए और इसी तरह की अमेजिंग स्टोरीज के लिए आप इन वीडियोस को भी जरूर चेकआउट कर सकते हैं। आपको अच्छी लगेगी अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो। मैं मिलूंगा जल्दी एक नई अमेजिंग कहानी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।